तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीबीओ ऑफिशियल सेंटर में। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हम इस संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो भूमिका होता है उस आज डिस्कस करेंगे। यह पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इतना है कि ये 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। चलिए हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को समझने वाले हैं। संघ, कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। हम संघ कार्यपालिका भी पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, एक एक करके, ठीक है। यह टॉपिक ग्रेजुएशन के पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद की जानकारी ही नहीं, बल्कि भारतीय संसद शासन व्यवस्था की पूरी कार्य प्रणाली को समझाने का आधार मिलता है। मतलब यहाँ पे केवल राष्ट्रपति या फिर संसद, मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं पढ़ेंगे, भारत का संसदीय शासन जो कैसे चलता है उसको भी जानेंगे। सबसे पहले एक सवाल, भारत का वास्तविक शासन कौन है, मतलब उसका शासक कौन है? शासक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? अगर आप तुरंत कहेंगे कि राष्ट्रपति, तो थोड़ा रुकिए, गलत है। क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति को संघ का कार्यपालिका का प्रमुख माना गया है, लेकिन व्यवहार में शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रयोग की जाती है। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के प्रमुख माना जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक जो शासन है ना, वो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। मैं मंत्रिपरिषद आपको एक बार में ही बता देता हूँ। मंत्रिपरिषद ना कैबिनेट मिनिस्टर होता है, जिसके अंदर होम मिनिस्टर, सड़क मिनिस्टर, वित्त फाइनेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, फिर कपड़ा मंत्री, बहुत प्रकार के, बाल विकास शिक्षा मंत्री, जो मंत्री परिषद होते हैं ना उसके अंदर वो चुना जाता है प्रधानमंत्री के जरिए। यही अंतर इस पूरे टॉपिक को समझने की कुंजी है। चलिए शुरू करते। पहले हम पढ़ेंगे संघ कार्यपालिका क्या है। पहला देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव क्या होती है। सरकार के 3 प्रमुख अंग माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है, मतलब जांच करती है, और कार्यपालिका उन कानूनों को तथा सभी सरकारी नीतियों को लागू करके देश का प्रशासन चलाती है। और जो न्यायपालिका है वो कानून को जो चेक करती है, लेकिन कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को, नीतियों को लागू करके पूरे देश में प्रशासन चलाती है। भारत के संघ स्तर कार्यपालिका का संघ कार्यपालिका कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में संघ कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। जो हमारे संविधान में है उसमें कार्यपालिका किसमें बताया गया है? भाग 5 का अध्याय 1 में। इसके प्रमुख प्रावधान जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। संघ कार्यपालिका के मुख्य रूप क्या है? वो जो कार्यपालिका के अंदर जो मुख्य रूप किसके किसके होते हैं उन्हें देखते हैं। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री जी और मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी। लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है? केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ना है, शामिल है। आज हमारा मुख्य फोकस होगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पे। राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब आते हैं राष्ट्रपति पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद 52 है उसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसमें एक पद है जो कि 52 आर्टिकल में बताया गया। और अनुच्छेद 53 में अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति के राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। जो 53 अनुच्छेद है उसमें कहा गया है ना कि संघ का जो कार्यपालिका है वो जो शक्ति है ना राष्ट्रपति के भी अंदर होगी, निहित होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि संवैधानिक रूप से भारत का संघ कार्यपालिका का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यहाँ क्या बताया गया कि जो संवैधानिक रूप है ना उसका संघ कार्यपालिका का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति ही है। लेकिन यहाँ क्या समझने की बात है, भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है, मतलब संसदीय प्रणाली। इसलिए राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख है। ये ना राष्ट्रपति जो पद है वह केवल संवैधानिक या नाम मात्र का ही प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शासक का वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। और जो प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद शासक, वही लोग चलाता है, वही वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, वही लोग आगे करके चलाता है। और मैं आपको एक बार और बताता हूँ मंत्रिपरिषद के अंदर कौन कौन आते हैं। बहुत प्रकार के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आता है, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, विदेश मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, फिर IFS लोग भी होता है उसमें। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी संस्था की एक व्यक्ति संस्था औपचारिक प्रमुख है, मतलब कोई संस्था है उसका एक व्यक्ति जो है सो औपचारिक प्रमुख है, लेकिन रोजमर्रा का निर्णय जो संस्था का है वो प्रबंधक उसकी टीम लेती है। जैसे कि
कोई कंपनी है तो उसका प्रमुख कोई और है जो वहाँ रहता नहीं है, तो उसका निर्णय कौन लेगा? जो वहाँ का प्रबंधक होगा और उसकी टीम लेता है। तो वही यही है, मतलब प्रधानमंत्री और उसका टीम आनी है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। संविधान में जो बताया गया कि प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक शासन जो जो निर्णय लेता है, कौन लेता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद निर्णय लेता है और वही संचालन करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? अब सवाल आता है, राष्ट्रपति जनता से सीधे नहीं चुना जाता है। क्या हम सीधा राष्ट्रपति को चुनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो चुनने का प्रक्रिया हो ना, उसके लिए एक निर्वाचन मंडल को गठित किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और इसको जो राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन शामिल होता है? दोनों सदनों, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों का विधानसभा, जो राज्यों में विधानसभा था वो शामिल होते हैं। संविधान में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 54 में है और यह बात जो है चुनने का, वो अनुच्छेद 54 में बताया गया है। यहाँ ध्यान रखें, राष्ट्रपति का चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, हम लोग राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। क्योंकि हम पहले अपने विधायक को चुनते हैं, लोकसभा कैंडिडेट को चुनते हैं, वो जाके वहाँ पे वोट देते हैं, तो हम वो अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति पूरे संघ और राज्यों का राजनीतिक संरचना का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संवैधानिक प्रमुख बने। और इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या रहता है कि राष्ट्रपति जो है पूरे संघ, यानी कि पूरा भारत और पूरा राज्यों का जो राजनीतिक संरचना है, वो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। अब राष्ट्रपति का काल देखते, मतलब कार्यकाल देखते, कितने समय का वो रहता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष तक का होता है, ठीक है, 5 वर्ष तक का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 5 वर्ष पूरा होते ही पद खाली हो जाएगा और उसी क्षण उसे रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण तक वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले, तब तक वर्तमान राष्ट्रपति छोड़कर नहीं जाते, वो तब तक वहीं पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति दोबारा भी चुना जा सकता है और राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा भी कर सकते हैं। एक आदमी राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। संविधान राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन पर कोई निश्चित अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं किया, और जो राष्ट्रपति जो दोबारा बनाया जाएगा, उसका अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया संविधान में। अब देखते राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी हम डिस्कस करेंगे, उसी तरह प्रधानमंत्री की भी शक्तियाँ भी डिस्कस करेंगे अलग अलग पॉइंट में, ठीक है। पहले राष्ट्रपति की शक्तियाँ को देखते हैं। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। जो शक्तियाँ क्या क्या और उनका कार्य क्या क्या, इन्हें अलग अलग भागों में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला क्या है? कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ क्या क्या वो देखते हैं। राष्ट्रपति के नाम से संघ का कार्यपालिका शक्ति प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के, जैसे कि कोई भी काम होता है ना, तो राष्ट्रपति के नाम से ही मतलब संघ कार्यपालिका का शक्तियाँ प्रयोग किया जाता है, उन्हीं के नाम से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, मतलब शपथ लेते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति होता है। और जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो प्रधानमंत्री सलाह देते हैं कि मेरे अंदर ये कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जो कि वो सलाह देते हैं और राष्ट्रपति उनका निर्वाचन वो चुन लेते हैं। इसके अतिरिक्त संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उनके अनेक उच्च पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही होते हैं, और बहुत से उच्च पदों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का पद प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन याद रखने योग्य क्या है, इन शक्तियों का प्रयोग संसदीय व्यवस्था में समानता, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार होता है। और जो राष्ट्रपति हैं वो अपने से कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें कौन मंत्रिपरिषद जो होता है वो सहायता देता है और सलाह भी देता है, उसी के अनुसार होता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति जी कुछ भी कर सकते, वो मंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की ही सलाह से होते हैं। अब विधायिका शक्ति देखते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न संवैधानिक हिस्सा है। जो राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न संवैधानिक हिस्सा है। संविधान में बताया गया संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के स्वीकृति से ही संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरता है, और जो संसद द्वारा जो कानून होता है, विधेयक होता है, वो राष्ट्रपति का स्वीकृति से ही आगे जाके प्रक्रिया से गुजरता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद को कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन मतलब कभी भी उसका टाइम होता है, उस स्थगित ही कर सकता है और उसे मतलब बंद भी करवा सकते कुछ समय के लिए, तथा लोकसभा को भंग भी कर सकते और लोकसभा को भंग भी कर सकते। यह सब संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार होता है, लेकिन यह सब अपने मन से नहीं, वो संवैधानिक जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार होता है।
राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी करता है, और राष्ट्रपति जो है दोनों संसद में भी संबोधित कर सकते हैं, मतलब वो अपना वहाँ जाके भाषण दे सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ पे राय दे सकते हैं, कुछ भी। इसलिए राष्ट्रपति का भूमिका केवल प्रशासन तक सीमित नहीं है, बल्कि विधायी प्रक्रिया की भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनका प्रशासन तक सीमित नहीं रहता है, विधायी मतलब कानूनी रूप से भी उनका प्रक्रिया महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब देखते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो राष्ट्रपति जी के पास होता है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उस वो कैसे काम करता है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो और ऐसी परिस्थिति हो जिसमें तत्कालीन कार्रवाई आवश्यक हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगर दोनों सत्र का जैसे सत्र ना, वो 4 प्रकार का सत्र होता है जो कि अलग अलग महीनों में चलता है, वो अगर उसका समय ना हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को ऐसा लगे कि हम मुझे तत्कालीन कार्रवाई करना है, उसका आवश्यक हो, तो वो ना अध्यादेश जारी करेंगे और उन सबको आना पड़ेगा। यह शक्ति संवैधानिक अनुच्छेद 123 में दी गई है, और जो यह शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये शक्ति आर्टिकल 123 में दी गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब अस्थायी कानून बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या मतलब, जब चाहे तब नहीं कर सकते, उसका भी एक रूप होता है, संवैधानिक रूप होता है। अध्यादेश संसद के कानून के समान प्रभाव रखता है। जो अध्यादेश है संसद आने की लोकसभा राज्यसभा, लेकिन संसद को पुनः बैठने के बाद संविधान से में निर्धारित समय सीमा के भीतर उसे संसद की प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर राष्ट्रपति जी संसद में अगर अध्यादेश जारी करके बुलावा कर लिए हैं, तो उसमें अपना समय से कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो संवैधानिक रूप से संसद में पुनः बैठने का संविधानिक निर्धारित समय, जो संविधान में जिस समय को बताया गया कि इतना समय बैठा जाएगा, उसका उसी के भीतर ही वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि जितना समय चाहे उतना समय के लिए बैठा दें। चलिए अब हम चौथा वित्तीय शक्ति को देखते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका वित्तीय मामलों में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुछ वित्तीय विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति का सिफारिश आवश्यक होती है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी सामान्य भाषा बजट, जैसे कि वित्तीय परिषद में वित्तीय शक्तियाँ क्या होती है, पैसा के मामले में उसमें जो है ना, कुछ शक्तियाँ संसद के प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश लगती है। मतलब संसद से तो पास हो जाएगी, तो राष्ट्रपति का भी सिफारिश उसमें लेना जरूरी होता है, जिसे हम बजट कहते हैं। जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, वो बजट, उसमें राष्ट्रपति जी का भी प्रस्तुति करना जरूरी होता है। सॉरी, राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। जो बजट बनता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनता है। इससे पता चलता है कि संघ की वित्तीय व्यवस्था में भी राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान प्रधान है, महत्वपूर्ण है। जो वित्तीय मामला में भी है, राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब जो न्यायिक शक्तियाँ क्या है सो देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा शक्तियाँ भी प्राप्त है, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी क्षमा कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ विशेष मामलों में दंड को क्षमा करने, कम करने, बदलने या स्थगित करने जैसी शक्तियाँ प्रदान करता है। इस शक्तियों का उद्देश्य केवल दंड समाप्त करना नहीं, बल्कि विशेष परिस्थितियों में न्याय और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करना है। बताया गया कि आर्टिकल 72 में ना, कोई अपराध है तो उसका दंड का क्षमा भी कर सकता है, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर टाल सकते हैं कुछ समय के लिए। तो ये शक्तियाँ प्रदान आर्टिकल 72 में है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, दंड समाप्त करना नहीं, बल्कि दंड समाप्त करना नहीं है, बल्कि क्या है कि यहाँ परिस्थितियों के अनुसार जो न्याय मिलना चाहिए, जो मानवता है ना, वो जिंदा रहना चाहिए। इसी कारण राष्ट्रपति कभी कभी पार्डन यानी कि क्षमा शक्ति का प्रदान करते हैं, जो कि आर्टिकल 72 में दिया गया है। सैन्य और कूटनीतिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत का सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। जो राष्ट्रपति जी हैं वो ना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, मतलब तीनों सेना का सबसे हेड। संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ का रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। और जो आर्टिकल 53 है वो संघ की रक्षा, तीनों सेनाओं की रक्षा जो सर्वोच्च कमान है, उसका हाथ, मतलब उसका कमान किसके हाथों में है, राष्ट्रपति के हाथों में। इसके अलावा राष्ट्रपति विदेश देशों में भारत के राजकीय प्रतिनिधित्व का नियुक्त करता है। और जो मतलब विदेशी देशों में, यानी कि भारत के अलावा जो देश है, उसमें जो राजकीय प्रतिनिधित्व जो है ना, वो कौन चुनता है, राष्ट्रपति जी चुनते हैं। और भारत में आने वाले विदेश राजदूत को आदि, मतलब जो और दूसरे देश का जो भारत में राजदूत बन कर आएगा, उसका भी प्रमाण पत्र स्वीकार कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रतिनिधित्व देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करता है। और जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पे राष्ट्रपति जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति देखते हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। अब परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से शासन चलाता है? उत्तर है संसदीय शासन व्यवस्था में समानता नहीं चलाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति का सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगा। जो राष्ट्रपति का सहायता कौन करेगा, सलाह कौन देगा, प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद होगा। और मंत्रिपरिषद मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन होता है।
उसमें बहुत कैबिनेट मिनिस्टर में सारे होते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः उस सलाह के अनुसार कार्य करता है और जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसी के अनुसार राष्ट्रपति जी काम करते हैं। संविधान राष्ट्रपति को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहने को अवसर देते हैं, लेकिन अगर बाय चांस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कोई डिसीजन ना राष्ट्रपति जी को गलत लगे तो वो ना बोलेंगे पुनः विचार करके आइए, अगर पुनः अवसर देता है कि पुनः विचार कर लीजिए। लेकिन अगर पुनः विचार के बाद भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का वही फैसला रहा तो उनको ना वहीं पे कायम करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा वो नहीं भेज सकते पुनः विचार करने के लिए। इसलिए कहा जाता है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। और जो ये है ना राष्ट्रपति जी संवैधानिक मतलब संविधान के रूप से प्रमुख है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है, मतलब यही लोग सब कुछ चलाते हैं। प्रधानमंत्री, अब राष्ट्रपति का टॉपिक खत्म हो गया, अब प्रधानमंत्री को देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हम किस तरह का वीडियो लाएं और नेक्स्ट चैप्टर किस पे बनाए, किस टॉपिक पे बनाए, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख देखते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पर। राष्ट्रपति खत्म हो चुका है। अगर राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है तो भारत में वास्तविक शासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अगर जब वही ना बोला ना कि राष्ट्रपति तो संवैधानिक प्रमुख है तो शासन कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री भारत का संसद प्रणाली में सरकार का प्रमुख होता है। जो संसद प्रणाली है उसमें सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। सामान्य परिस्थिति में लोकसभा में बहुत बहुमत प्राप्त दल ही गठबंधन का नेता या प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जो सामान्य परिस्थिति होता है ना, वो लोकसभा में कौन जिसके पास ज़्यादा वोट हो, मतलब बहुमत से लोकसभा में आया, या फिर अगर बहुमत का सरकार नहीं है तो गठबंधन का नेता कम से कम दो पार्टियां मिलकर, जैसे अभी भी दो पार्टियां मिलकर ही प्रधानमंत्री है नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियां और प्रशासन को संचालित करता है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के देखरेख में मंत्रिपरिषद सरकार की और नीतियां वही मंत्रिपरिषद सरकार की नीतियां का प्रशासन चलाती है। मतलब मंत्रिपरिषद के ही हिसाब से प्रशासन को चलाता है कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की भूमिका को देखते हैं। प्रधानमंत्री को केवल एक मंत्री समझना गलत होगा। प्रधानमंत्री को एक मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री वास्तव में पूरे मंत्रिपरिषद का नेता और समन्वय होता है। जो प्रधानमंत्री है एक नेता नहीं समझना चाहिए, वह पूरा मंत्रिपरिषद का नेता और समन्वय होता है। वह सरकार की दिशा तय करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जो प्रधानमंत्री है वो ना सरकार का दिशा किस दिशा में काम करेगी वह तय करता है। विभिन्न मंत्रालय जैसे कि हो गया विदेश मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, गृह मंत्रालय, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित, मतलब एक दूसरे से बातचीत, मतलब उसमें समन्वय स्थापित करते हैं। फिर जो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद, जो राष्ट्रपति जी को ना मंत्रिपरिषद का कार्य निर्णयों को, जो मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेता है वो राष्ट्रपति को कौन जाकर बताता है? प्रधानमंत्री जाके बताते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा गया। इसीलिए जो भारतीय राजनीति में है प्रधानमंत्री को ही वास्तविक प्रमुख कहा गया है। प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियां और कार्य। शक्तियां देखते हैं प्रधानमंत्री का क्या क्या है और कार्य क्या क्या है, ये अलग अलग पार्ट में हम देखते हैं, दो चार पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? मंत्रिपरिषद का नेतृत्व। जो मंत्रिपरिषद जो मैंने आपको बताया उसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का समन्वय करता है। और जो इसमें मंत्रिपरिषद के अंदर विभिन्न मंत्री होते हैं उसका समन्वय, उनके बीचों का कार्यों का समन्वय प्रधानमंत्री करते हैं और सरकार की सामूहिक नीति को दिशा देते हैं। और जो सरकार का सामूहिक नीति, जो अलग अलग प्रकार नीति है उसको दिशा कौन देते हैं? प्रधानमंत्री देते हैं। यदि सरकार अलग अलग मंत्री अलग अलग दिशा में काम करने लगे तो सरकार प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगी। और यही बात रहा, या अलग अलग मंत्री जो अलग अलग दिशा में काम करेगा तो क्या सही ढंग से सरकार चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भीतर एकता और समन्वय बनाए रखने का काम करता है। और इसी कारण जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के बीच में ना एकता, यानी कि सब में एकता रहे, समन्वय बनाने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। आप देखते हैं मंत्रियों की नियुक्ति में भूमिका क्या होती है। जो मंत्रिपरिषद को चुनते हैं उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? मंत्रियों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है। मंत्रियों का नियुक्ति है ना राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उसका सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री ही देते हैं।
इसलिए प्रधानमंत्री यह तय करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री को ही वह महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि हम अपने मंत्रिपरिषद में किसको किसको शामिल करेंगे। उसके बाद वो राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाते हैं। इसी प्रकार मंत्रियों के विभागों के वितरण और पुनः वितरण में भी प्रधानमंत्री का भूमिका होता है। जैसे कि जो मंत्री है उसको कौन सा पद दिया जाएगा, उसका वितरण कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेंगे। कि जैसे विदेश मंत्री अभी डॉक्टर एस जयशंकर है, उनको कौन वह पद को दिया है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसे दिया है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी, अब देखते हैं राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी। ऐसे तो प्रधानमंत्री ही होता है, एक ही बस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कड़ी है। बोले ना कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति का मंत्रिपरिषद का निर्णयों और प्रशासनों में से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करे। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या बनता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को मतलब जो आवश्यक जानकारी है वो ना मंत्रिपरिषद का निर्णयों का जो आवश्यक जानकारी है वो राष्ट्रपति जी को बताए। वो कौन बताएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएंगे। इसी प्रकार राष्ट्रपति को सरकार के वास्तविक कामकाज को जानकारी जो प्रधानमंत्री के माध्यम से मिलती है, और जो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही सरकार के वास्तविक कामकाज का पता चलता है। सरकार की नीतियों का नेतृत्व देखते हैं। ठीक है, देश की प्रमुख घरेलू और आर्थिक नीतियों से लेकर विदेशी नीति और प्रशासनिक प्राथमिकता तक प्रधानमंत्री सरकार को राजनीतिक दिशा देने का केंद्र भूमिका निभाता है। जो घरेलू है, ठीक है ना, घरेलू आर्थिक नीतियाँ और लेकर विदेश नीतियाँ और प्रशासनिक प्राथमिकता तक प्रधानमंत्री जो है सरकार की राजनीतिक दिशा, यानी कि जो उसका दिशा को कौन भूमिका देता है? प्रधानमंत्री देते हैं। हालांकि निर्णय केवल प्रधानमंत्री व्यक्तिगत नहीं लेते, लेकिन जो ये सब निर्णय है वो अकेले नहीं लेते हैं, वो पूरा संसदीय व्यवस्था और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का भी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह वो संसदीय व्यवस्था में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, जो मंत्रिपरिषद में सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, और उनसे ही सारे मिलकर निर्णय को लेते हैं। आप देखते हैं संसद में क्या भूमिका रहता है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री संसद के भीतर सरकार का प्रमुख नेता होता है, और संसद के जो भीतर प्रमुख नेता प्रधानमंत्री होता है। वह सरकार की नीतियों का बचाव करता है। जब सरकार कोई नीति लाती है तो उसका बचाव प्रधानमंत्री करते हैं। और विपक्ष के प्रश्नों का सम्मान करता है, और विपक्ष जो कुछ प्रश्न करते हैं उसे सम्मान करता है, मतलब उसे सुनते हैं, लेते हैं, और सरकार तथा संसद के बीच समन्वय स्थापित करता है। और सरकार तथा संसद, जो संसद में सारे लोग होते हैं, उसके बीच में समन्वय स्थापित करता है। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री जी निभाते हैं। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो उसकी भूमिका और भी प्रत्यक्ष हो जाती है, और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो और भी भूमिका पर मतलब और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। प्रधानमंत्री और लोकसभा का संबंध को देखते हैं। भारतीय संसद प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो संसद प्रणाली है भारत का, उसमें जो मंत्रिपरिषद जो है ना, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, जो लोकसभा के सामूहिक रूप से जिम्मेदारी कौन लेता है? मंत्रिपरिषद लोग लेते हैं। इसका अर्थ है कि सरकार का लोकसभा का विश्वास बनाए रखना चाहिए। और विश्वास का मतलब आप नीचे पॉइंटों में समझते हैं। विश्वास का मतलब ये वाला विश्वास नहीं जो आजकल हम लोग लोकल समझते हैं। लोकसभा का विश्वास बनाए रखना है। यदि सरकार लोकसभा का बहुमत खो देती है, यही है विश्वास, अगर लोकसभा का बहुमत खो देती है तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व वाला सरकार अपने पद पर बने रहने संवैधानिक और राजनीतिक प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। अगर वो ना अपना बहुमत खो देती है तो क्या प्रधानमंत्री अपने सरकार को पद बनाए रखेगी? नहीं, राजनीतिक और संवैधानिक और राजनीतिक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगी। संवैधानिक रूप से वो खड़ा नहीं रह पाएगा, उसका पद खत्म हो जाएगा, और हो सकता है दोबारा वोटिंग हो या फिर दोबारा गठबंधन का सरकार बनेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री का पद केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति जवाबदेही भी होता है। अगर वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही नहीं देगा और गठबंधन का सरकार है तो वो अपना हाथ पीछे ले लेगा, तो प्रधानमंत्री का पद गिर भी सकता है। और यही कारण यहाँ बताया गया है कि उन्हें भी लोकसभा का विश्वास बनाए रखना चाहिए। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध। अब दोनों एक साथ समझिए। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। संविधान के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, जो संविधान में लिखा गया है। प्रधानमंत्री वास्तविक और कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और जो वास्तविक में प्रमुख होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति के नाम से संघ का कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन जो कार्य है संघ का कार्यपालिका जो शक्ति प्रयोग करता है ना, वो राष्ट्रपति के नाम से करता है। लेकिन संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अपने संवैधानिक कार्यों में मंत्रिपरिषद के सलाह से बंधा होता है। लेकिन जो है ना संसदीय प्रणाली में, संसद व्यवस्था में राष्ट्रपति है ना मंत्रिपरिषद का सलाह से बंधा होता है कि वो जो बोलेंगे ना वही उनको करना होता है।
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। जो प्रधानमंत्री है उस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, और मंत्रिपरिषद जो है ना प्रधानमंत्री के अंदर आता है, और इन दोनों का जो मतलब सलाह देंगे वो राष्ट्रपति जी लागू करवाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री प्रमुख हो जाते हैं, मतलब इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे से विरोध पद नहीं है। इसी कारण ना जब ये इनके अंदर काम करता है और इन दोनों का सलाह से राष्ट्रपति जी निर्णय लेते हैं, तो क्या ये विरोध पद है एक दूसरे का? नहीं, विरोध पद तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दोनों मिलकर भारतीय संसद शासन प्रणाली का संवैधानिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। इसी तरह दोनों मिलकर भारत का जो संसद प्रणाली है और संवैधानिक व्यवस्था है वो चलाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अंतर थोड़ा देख लेते हैं। आप परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले सब अंतर को समझिए। राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी से। वह संघ का कार्यपालिका और औपचारिक प्रमुख है और संविधान के अनुसार अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्रयोग होता है, उनको मतलब उनके पास प्रयोग है। प्रधानमंत्री जो है सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, और जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, और सरकार के प्रशासन तथा नीतियों निर्माण के केंद्र भूमिका निभाता है। और जो सरकार का प्रशासन और नीति है, नीतिगत निर्णयों का जो केंद्र में भूमिका कौन निभाता है? प्रधानमंत्री निभाते हैं। आसान उदाहरण से पूरा टॉपिक समझिए, ठीक है। मान लीजिए भारत सरकार एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम। इस टीम का संवैधानिक चेहरा और औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन टीम का रोजमर्रा का राजनीति जो है मंत्रियों के साथ समन्वय, नीति को लागू कराने और सरकार को राजनीतिक दिशा देने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जब एक टीम है लेकिन उसका औपचारिक जो है औपचारिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वो जो उस टीम का जो रोजमर्रा का जो रणनीति है जो तय करता है कौन क्या करेगा, या भी क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कितने नंबर पे जाएगा, कब बॉलिंग डालेगा, और सारा निर्णय मंत्री लोग लेते हैं। वो वाइस कैप्टन समझ लीजिए और एक कैप्टन प्रधानमंत्री समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री अकेला या काम नहीं करता, अकेले नहीं करता, उसके साथ कौन होता है? मंत्रिपरिषद होता है। इसलिए भारतीय शासन व्यवस्था को समझने का सबसे आसान सूत्र है, क्या है? राष्ट्रपति इक्वल टू संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद इक्वल टू वास्तविक कार्यपालिका। जो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर वास्तविक कार्यपालिका बनाते हैं। आप परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल्स है उसको देख लेते हैं एक बार बस, और इन सभी आर्टिकल्स को एक करके याद कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में 1 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब अनुच्छेद एक बार ध्यान दीजिए। 52 में भारत का राष्ट्रपति, मतलब 52 आर्टिकल में बताया गया कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ का कार्यपालिका शक्ति, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, उसके लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, जो कि आर्टिकल 55 में है। निर्वाचन की रीति, आर्टिकल 56 में राष्ट्रीय कार्यकाल जो टेन्योर कितने साल का होगा? 5 साल का। और 58 में राष्ट्रपति बनने का योग्यता क्या है? कितने साल का होना चाहिए, कितने पढ़े लिखे होना चाहिए, कितना पैसा होना चाहिए उसके पास। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति को गलत काम करते तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है, जो वो माफ़ कर देते हैं किसी को, वो क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में। 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जो कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को वो आर्टिकल 74 में बताया गया है। 75 में मंत्रियों से संबंधित प्रावधान, और मंत्रियों से संबंधित प्रावधान 75 में। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य, जो प्रधानमंत्री है उनका राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होगा, ये आर्टिकल 78 में बताया गया। यह अनुच्छेद परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। चलिए निष्कर्ष को देख लेते हैं, जो ऊपर पढ़े वही सारा निष्कर्ष में आ जाता है। अंत में पूरे विषय को एक साथ समझते हैं। भारत में संघ कार्यपालिका और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के नाम पर संघ और कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन भारत ने संसदीय प्रशासन प्रणाली अपनाई है, इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का सलाह के अनुसार कार्य करती है। वही बताया ना कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री अपने मंत्री को चुनते हैं, उसके सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करते हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सरकार की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वही मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, सरकार की नीतियों का दिशा देता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी है, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी सरकार का नेतृत्व करता है। इसलिए एक लाइन में याद रखिए, क्या देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शासन चलती है। यह भारतीय शासन संसद प्रणाली का मूल भावना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।